हेलो बच्चों, बोर्ड आवर यूट्यूब चैनल में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज का देखिए हम क्या लेकर आए हैं आप लोग के लिए। तो मॉडल पेपर सॉल्यूशन लेकर आए हुए हैं, पीडीएफ भी आपको मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग को कैसे मिलेगा मैं बता दूंगा और ध्यान से सुनिए, वीडियो आप लोग पूरा देखा करें। मैं फिर से बोल रहा हूँ, वीडियो पूरा देखा करें, आलस आपको ले डूबेगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, स्मार्ट टेक्निक भी बताता हूँ मैं वीडियो के बीच में, जिसको फॉलो करके आप मार्क्स अच्छे ला सकते हो। तो सभी मॉडल पेपर करना सबसे ज़रूरी है, क्योंकि पिछले बार 60-70 नंबर जो आए हैं, जो मॉडल पेपर करके आए 60-70% नंबर उनका आ गया था। ठीक है, सिर्फ मॉडल पेपर से। तो देख लीजिए, हम आज एसएसटी का लेकर आए हैं, सामाजिक विज्ञान का 40 नंबर का है, और ये सब्जेक्टिव पेपर आज मैं लेकर आया हूँ। ठीक है, 1.5 घंटे मिलेंगे। और सामान्य निर्देश आप लोग देख लीजिए, 19 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, 19 क्वेश्चंस हैं, फिर 2-2 नंबर वाला 1 से 7 तक, और 8 से 14 तक 3 अंक वाले हैं, और 15 से लेकर 19 तक लंबा वाले क्वेश्चंस हैं, 5 नंबर तक मिलते हैं। ठीक है, तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न में देखिए, पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने की थी। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन ये है। तो याद रखिए 7 क्वेश्चन आएंगे और सभी 1-1 नंबर के आएंगे। तो ये भी आप ऑब्जेक्टिव भी समझें तो समझ लीजिए कि 40 उधर और इधर 7, मतलब लगभग 47 आपका सिर्फ ऑब्जेक्टिव से रहने वाला है। लगभग 50% आप मान सकते हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन पढ़ लें, जो टॉपर लोग टॉप करना चाहते हैं। लाइन बाय लाइन अगर आप पढ़ोगे तो बहुत सारे क्वेश्चन इस पर आएंगे, और जितने भी ईस्वी वगैरह हैं सभी को देख लें। इसके अलावा मॉडल पेपर और गेस्ट पेपर करना मस्ट है। ठीक है, तो देखिए वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने की थी। याद रखिए किसने की थी, मेटरनिख ने किया था। किसने किया था, वियना सम्मेलन की मेजबानी मेटरनिख ने किया था। सेकेंड क्वेश्चन देखो क्या पूछ रहा है कि भारत में प्रथम आधुनिक वस्त्र मिल कब लगा। तो देखो मिल के बारे में पूछ रहा है और कहाँ स्थापित की गई थी। तो याद रखिए कि आधुनिक ढंग की सूती वस्त्र की पहली मिल 1818 ईस्वी में, याद ये रखिएगा कि 1818 ईस्वी में कोलकाता के समीप फोर्ट ग्लास्टर में की गई थी। समझ में आ गया कि पहली मिल कब हुई, 1818 में कोलकाता के समीप फोर्ट ग्लास्टर में लगा था। ठीक है, याद रखिए। लेकिन दुर्भाग्यवश किंतु यह सफल नहीं हो पाया। इसके बाद फिर से 1851 ईस्वी में, आपको उतना ही दूर तक लिखना है। ठीक है, यहाँ पे क्या देखिए पूछ रहा है कि आधुनिक वस्त्र मिल कब लगा और कहाँ स्थापित की गई। 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो यहीं तक लिख के छोड़ दीजिएगा। लेकिन अगर जानकारी चाहिए तो आप लोग पूरा देख लीजिए। लेकिन दुर्भाग्यवश किंतु यह सफल नहीं हो सके तो लिख लीजिएगा पूरा, अगर जगह देगा तो। अगर स्पेस नहीं देगा तो नहीं लिखना। इसके बाद फिर से वर्ष 1851 ईस्वी में मुंबई में एक और मिल स्थापित की गई, जो असफल रही। ध्यान रहे कि सबसे सफल, देखिए ये वाला लाइन भी लिख सकते हैं, ये दोनों काट के। ठीक है, अगर आप चाहें तो 2 नंबर का लिखना चाहते थे कि सबसे पहला सफल आधुनिक कारखाना 1854 ईस्वी में मुंबई में कावसजी डाबर द्वारा, याद रखिए, खोला गया। ठीक है, याद रखिए कावसजी डाबर द्वारा खोला गया, जिसमें 1856 में उत्पादन प्रारंभ हुआ था। तो याद रखिए 1854 में आपका शुरुआत हुआ कावसजी डाबर द्वारा। ठीक है, 1856 में यहाँ से उत्पादन शुरू हुआ। तो ऊपर वाली लाइन और ये वाला लाइन यहाँ से लिख सकते हैं, सबसे जो सफल रहा सो। ठीक है, बीच वाला को हटा सकते हैं। खरीफ फसल किसे कहते हैं देख लीजिए। तो वैसा फसल जिन्हें जून जुलाई में हम बोते हैं। कब बोते हैं, जून जुलाई में, और अक्टूबर के आसपास काट लेते हैं। तो यार ये बरसात में होने वाला फल आप फसल देख ही सकते हो। जून जुलाई मतलब बरसात के टाइम में ही इसको मतलब रोपा जाता है, और फिर अक्टूबर के आसपास काट लिया जाता है। तो इसे खरीफ फसल कहते हैं, जैसे धान हो गया, मक्का हो गया। अब देखिए लोकतंत्र की किन्हीं 2 चुनौतियों को लिखना है। ठीक है, तो लोकतंत्र की किन्हीं 2 चुनौतियां निम्नलिखित है। देखिए, शिक्षा का अभाव। भारत में शिक्षा की कमी है, ज़्यादातर लोग अशिक्षित हैं, जिसके कारण जनता लोकतंत्र का महत्व नहीं समझती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे शिक्षा नहीं की कमी है, तो ये यहाँ पे लोकतंत्र का महत्व यहाँ पे जनता लोग नहीं समझती है। सामाजिक असमानता। लोकतंत्र की सफलता के लिए सामाजिक समानता जरूरी है। हमारे देश में जाति, धर्म, ऊंच नीच का भेदभाव बहुत अधिक है। समाज के लोगों में असहयोग का क्या है, सहयोग का अभाव है। आप लोग खुद देखे होंगे कि सब लोग जाति पाति में बढ़ जाते हैं। ठीक है, धर्म में बढ़ जाते हैं, ऊंच नीच में बढ़ जाते हैं कि वो छोटा है वो बड़ा है। तो इस तरह से लोगों में सहयोग का भावना घट जाता है, मिलकर काम नहीं करते। आगे देखिए समवर्ती सूची है ना। समवर्ती सूची के अंतर्गत कौन कौन से विषय आते हैं। तो याद रखिए समवर्ती सूची, जिस सूची पर केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार दोनों मिलकर कानून बनाते हैं उसे समवर्ती सूची कहते हैं। याद रखिए, जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर कानून बनाते हैं उसे ही समवर्ती सूची कहते हैं। ठीक है, इसमें से कुछ मुख्य विषय कौन कौन है देख लीजिए। यहाँ पे कौन कौन विषय आते हैं वो भी पूछ लिया गया है। तो याद रखिए शिक्षा पर दोनों को ही करते हैं व्यय। याद रखिएगा स्वास्थ्य, पर्यावरण, विवाह, तलाक और बिजली। याद रखिएगा शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, ये सभी लोग ये समवर्ती सूची के बीच आते हैं। ठीक है, आगे देखिए मुद्रा को विनिमय का माध्यम क्यों कहा जाता है। तो विनिमय का माध्यम क्यों कहा जाता है, जानते ही हैं कि वस्तुओं का देन प्रदेन में इसका उपयोग होता है। ठीक है, लेन देन में। तो मुद्रा की सहायता से वस्तु और सेवाओं का क्रय विक्रय, वही मैंने कहा, कर सकते हैं। इसलिए मुद्रा को विनिमय का माध्यम कहा जाता है। याद रखिए इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसी के द्वारा हम वस्तुओं और सेवाओं का क्रय विक्रय कर सकते हैं।
7वां नंबर क्वेश्चन देखिए फिर पूछ रहा है, उसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न शुरू हो जाएगा कि विदेशी निवेश से क्या तात्पर्य है। विदेशी निवेश से आपका क्या तात्पर्य। तो जब कोई बाहरी देश या जब कोई विदेशी देश या कंपनी द्वारा हमारे देश में या हमारे देश की कंपनियों में निवेश करता है तो उसे विदेशी निवेश कहते हैं। किसे कहते हैं, जब बाहरी देश या कंपनी द्वारा हमारे देश में किया जाता है, ठीक है, या हमारे देश की कंपनियों में निवेश करता है तो उसे क्या कहते हैं, हम विदेशी निवेश कहते हैं। ठीक है। असहयोग आंदोलन के भारतीय द्वारा अपनाए गए विभिन्न तरीकों को लिख कीजिए। यहाँ से लेंदी क्वेश्चन शुरू हो गया, अब 3 नंबर मिलेंगे तो थोड़ा डिटेल में आपको देना होगा। तो देखिए, असहयोग आंदोलन में भारतीयों द्वारा अपनाए गए विभिन्न तरीके निम्न प्रकार से हैं। सरकार द्वारा दी गई सभी पदवियाँ लौटा दी गई है ना, सरकारी नौकरियों का त्याग कर दिया गया। आगे देखिए, विद्यार्थियों ने स्कूल कॉलेज छोड़ दिए, शिक्षकों ने त्याग पत्र दे दिया, वकीलों ने मुकदमे लड़ने बंद कर दिए। क्योंकि ये देखिए, क्योंकि असहयोग आंदोलन में भारतीय ये अपना रवैया अपना रहे थे। ठीक है। और देखिए, विदेशी वस्तुओं का क्या किया गया, विदेशी यहाँ लिख दीजिएगा, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया, शराब की दुकानों की पिकेटिंग की गई तथा विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई। याद रखिएगा, व्यापारियों ने विदेशी व्यापार में पैसा लगाने से इनकार कर दिया। इस तरह से असहयोग आंदोलन में सभी ने मिलकर भाग लिया। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछ रहा है कि पहले विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ा। बोलता है जो पहला विश्व युद्ध हुआ 1914 से 1918 के बीच हुआ था। याद रखिएगा डेट, और एक 1939 से 45 तक हुआ था शायद। ठीक है। तो ये फर्स्ट वर्ल्ड वार है, ये सेकेंड वर्ल्ड वार है। आप लोग डेट एक बार मिला लीजिएगा, लेकिन यही था लगभग। और डेट याद रखिए। ठीक है, कि प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ा। तो देखते हैं, प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पादन बढ़ा, इसके लिए निम्नलिखित कारण उतरता है। देखते क्या क्या है। तो ये सभी देखिए पॉइंट वाइज पॉइंट आप लोग याद रखा करें। ठीक है। एग्जाम में जितने पॉइंट आप लोग याद करके जाओगे उतना लिख पाओगे। 4-5 पॉइंट याद करके जाओगे तो 2-3-4 पॉइंट लिख भी पाओगे। तो ब्रिटिश कारखाने सेना की जरूरतों को पूरा करने के लिए युद्ध संबंधी उत्पादन में व्यस्त थे। क्या बोलता है कि ब्रिटिश कारखाने जो थे वो सेना की जरूरतों को पूरा करने के लिए युद्ध संबंधी उत्पादन में क्या थे, व्यस्त थे। इसलिए भारत में मैनचेस्टर का माल का आयात कम हो गया। भारतीय बाजारों को रातों रात एक विशाल देसी बाजार मिल गया। क्या वो समझ में आया कि ब्रिटिश कारखाने सेना की जरूरतों को पूरा करने के लिए युद्ध संबंधी उत्पादन में व्यस्त हो गए। जो भी इनके कारखाने थे सेना में बिजी हो गए। इसलिए भारत में जो मैनचेस्टर के माल का आयात कम हो गया और भारतीय बाजारों को रातों रात एक विशाल देसी बाजार मिल गया। आगे देखिए, भारतीय कारखानों में भी फौज के लिए जूट की बोरियां, फौजों के लिए वर्दी के कपड़े, टेंट तथा चमड़े के जूते, ये सभी जीन तथा सभी बहुत सारे वस्तुएं बनने लगे। तो ये सभी सामान बनने लगे क्योंकि इनके कमियों को पूरा करना था। इसलिए यहाँ के कारखाने भी क्या हुए, डेवलप होने लगे, विकसित होने लगे। नए कारखाने लगाए गए। देखिए वही चीज़ मैं बोल रहा हूँ, पुराने कारखाने कई पालियों में चलने लगे, बहुत सारे नए मजदूरों को काम मिल गया। उद्योगपतियों के साथ साथ मजदूरों का भी फायदा हुआ, उनके वेतन में बढ़ोतरी होने से उनकी कायापलट हो गई। तो ये इस तरह से क्या हुआ कि जो युद्ध हुआ उसमें सभी वस्तुओं का डिमांड बढ़ गया और इससे यहाँ पे कारखानों का विकास होने लगा। प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार को फंसा देखकर, यहाँ पे पूर्ण विराम नहीं है, को देखकर राष्ट्रवादी नेताओं ने भी स्वदेशी चीज़ों के प्रयोग पर बल देना शुरू कर दिया, जिससे भारतीय उद्योगों को और अधिक बढ़ावा मिला। भारतीय अपने चीज़ों का क्या किया, बढ़ावा देने लगे। इस प्रकार प्रथम विश्व युद्ध के कारण विदेशी उत्पादों को हटाकर स्थानीय उद्योगपतियों ने घरेलू बाजारों पर कब्जा कर लिया और धीरे धीरे अपनी स्थिति मजबूत कर ली। ठीक है। तो ये सभी लेंदी क्वेश्चन मत छोड़ के आना। मैं बता दे रहा हूँ, एसएसटी का पेपर जो है ऑब्जेक्टिव में थोड़ा टफ पड़ता है, लेकिन सब्जेक्टिव बहुत आसान होता है एसएसटी का। तो एसएसटी का सब्जेक्टिव पेपर में जरूर मार्क्स लाना। ये सारे टिप्स आपको मैं बता दे रहा हूँ, लिख लीजिए कि एसएसटी का ऑब्जेक्टिव में ज़्यादा मार्क्स लाना थोड़ा सा कठिन हो जाता है, लेकिन सब्जेक्टिव में स्कोर कर सकते हो। तो उधर अगर 40 में अगर आप 30 भी स्कोर करते हो और इधर 40 में अगर आप मतलब कि 40 में 35 स्कोर कर देते हो तो आप लोग समझ रहे हैं 65 आपका नंबर आ जाएगा। ठीक है। और आपके स्कूल से 20 में अगर दे दिया जाता है 18 नंबर तो 45 और 15 83 नंबर आपके एसएसटी में आ जाएंगे, तो जो कि बहुत अच्छा मार्क्स है। और अगर इधर 40 में 35 ले आते हो तो अगर ऑब्जेक्टिव वाला में किसी तरह तो यहाँ 88 नंबर भी हो जाएगा। तो ये सारे टिप्स हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इसमें ज़्यादा नंबर लाना की कोशिश करें सब्जेक्टिव में। नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन में अंतर आप लोग को बताना है। तो देखिए निम्न अंतर है क्या, नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन में निम्न अंतर क्या क्या है कि नवीकरणीय संसाधन वे वस्तुएं हैं जिनका निर्माण तथा प्रयोग पुनः किया जा सकता है, मतलब जिसको फिर से हम प्रयोग में ला सकते हैं, जिन वस्तुओं की पूर्ति दोबारा आसानी से हो सकती है। वही चीज़ मैं बोल रहा हूँ कि फिर से ये पूरा पूर्ति हो जाएगा और हम फिर से उपयोग में ले सकते हैं। अतः वस्तुओं का नवीकरणीय संसाधन कहा जाता है इन वस्तुओं को। ठीक है। नवीकरणीय संसाधन असीमित होते हैं, ये खत्म नहीं होते। जैसे कि उदाहरण के रूप में सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ये कभी खत्म होने वाले नहीं है। अनवीकरणीय संसाधन देखिए क्या क्या है, वे संसाधन वे वस्तुएं जिनका भंडार क्या है, सीमित होता है। ठीक है। भंडारण क्या होता है, सीमित होता है, तथा जिनके उपयोग लगातार उपयोग से क्या होता है, जल्दी समाप्त हो जाएंगी, जल्दी ही क्या हो जाएंगी, समाप्त हो जाएंगे। अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। इनके निर्माण होने में बहुत अधिक समय लग जाता है। याद रखिए, जैसे कि तो कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, प्राकृतिक गैस हो गया, ये सारे क्या है, अनवीकरणीय है। एक बार खत्म हो जाते हैं फिर पुनः इनकी पूर्ति नहीं हो पाती।
ठीक है, याद रखिएगा। अब आगे देखिए, दबाव समूहों की गतिविधियां, है ना, लोकतांत्रिक सरकार के कामकाज में कैसे उपयोगी होती है। तो याद रखिए, दबाव समूहों की गतिविधियां लोकतांत्रिक सरकार के कामकाज में निम्नलिखित प्रकार से उपयोगी होती हैं। जैसे देखते हैं कैसे। दबाव समूह सरकार को निरंकुश होने से रोकते हैं, याद रखिए, और लोकतंत्र को मजबूत बनाते हैं। तो ये होना जरूरी है ताकि लोकतंत्र बना रहे। ठीक है, दबाव समूह सरकार को किसी एक हित में कानून बनाने से रोकते हैं ताकि सभी का भला बना रहे। ठीक है, आगे देखिए, दबाव समूह आंदोलनों के माध्यम से आम जनता को सरकार को अपनी समस्याओं से अवगत कराती हैं और कुछ विशेष वर्ग के दबाव में आने से रोकती हैं। ये समाज के विभिन्न समुदायों में संतुलन बनाए रखने के लिए क्या है, जिम्मेदार है। कौन? दबाव समूह। तो ये भी बहुत जरूरी है, नहीं तो सरकार अपने मनमर्जी निर्णय लेने लगेंगे। तो इसलिए विपक्ष होना, दबाव समूह होना जरूरी है। आगे देखिए क्या दिया कि श्रीलंका के समाज के जातीय बनावट की व्याख्या आपको करनी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा कि वहाँ का जातीय बनावट पर क्वेश्चन आता है। तो श्रीलंका भारत का पड़ोसी देश है जिसकी राजधानी कोलंबो है। इसका आकार हरियाणा के बराबर है, याद रखिए, जिनकी जनसंख्या भी हरियाणा के बराबर ही है। इनमें 3 भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं। सिंगली 74%, ठीक है, तमिल 18% और ईसाई 7% रहते हैं। तमिल 2 प्रकार के हैं, तमिल 2 प्रकार है, श्रीलंकाई तमिल और भारतीय तमिल, याद रखिए। ठीक है, तमिल 2 प्रकार के होते हैं, श्रीलंकाई तमिल और भारतीय तमिल। जो तमिल श्रीलंका में पैदा हुए उन्हें श्रीलंकाई तमिल कहते हैं। जो तमिल भारत में पैदा हुए और श्रीलंका में रहते हैं उन्हें भारतीय तमिल कहते हैं। देखिए, भारत में पैदा हुए और श्रीलंका में रहते हैं उन्हें भारतीय तमिल कहते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि श्रीलंका की जातीय बनावट जटिल है। ठीक है, आगे देखिए, ऋण के शर्तों का आपको उल्लेख करना है। तो ऋण के लिए निम्नलिखित शर्त होते हैं, देख लीजिए। ऋण लेने वाले बैंकों को अपनी आय का प्रमाण पत्र देना पड़ता है। याद रखिए, जो भी ऋण लेने वाले हैं उनको बैंकों को क्या देना पड़ता है, अपनी आय का प्रमाण पत्र कि आप कितना कमाते हैं। सिक्योरिटी के रूप में क्या होता है, बैंक में कुछ जमा करना पड़ता है सिक्योरिटी के रूप में। ठीक है, जब ऋण लेते हैं, ताकि आप ऋण वापस ना कर पाओ तो वो आपका पैसा जो सिक्योरिटी में दिए हैं वो उन पर कब्जा कर सके, मतलब ले सके। ऋण लेने के लिए गारंटर का भी होना आवश्यक है। तो गारंटर याद रखिए कि देना पड़ता है जब भी ऋण लेने जाओगे। आगे देखिए, विश्व व्यापार संगठन WHO के किन्हीं 3 उद्देश्यों को आपको बताना है, लिखना है। WHO को किन्हीं 3 उद्देश्यों को। देखिए, विश्व व्यापार के संगठन के उद्देश्य, इसका मुख्य उद्देश्य विश्व के देशों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को इस प्रकार संचालित करना है कि उसमें समानता हो, खुलापन हो और वह बिना किसी भेदभाव के हो। याद रखिए कि WHO के उद्देश्य क्या है, इसका मुख्य उद्देश्य विश्व के देशों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को इस प्रकार संचालित करना है कि जिसमें समानता होना चाहिए। WHO इसका उद्देश्य देख लीजिए, खुलापन और बिना भेदभाव के भी हो सके। आगे देखिए, विश्व व्यापार संगठन व्यापार के झगड़ों को भी क्या करता है, निपटा देता है, जो होता है 2 देशों के बीच में। विश्व व्यापार संगठन क्या करता है, विकसित तथा अल्प विकसित देशों को प्रशिक्षण तथा तकनीकी सहायता प्रदान करता है। चौथा नंबर, यह कुछ नियम और शर्तें बनाता है जिन्हें सभी सदस्यों को अपनाना भी पड़ता है। यहाँ से देखिए, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पर आ गए हैं। किन्हीं 3 का प्रश्न को उत्तर देना, याद रखिएगा। एग्जाम में सभी प्रश्न बनाने मत लग जाइएगा, टाइम बर्बाद नहीं कीजिएगा। जितना क्वेश्चन बनाने बोलेगा, जो अच्छे से याद रहेगा वही लिखिएगा, जो नहीं याद रहेगा मत लिखिएगा। तो 3 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट लेना है यहाँ पे 4-5 क्वेश्चन में। तो देखिए, 15 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 18वीं सदी के यूरोप में कुछ लोगों को ऐसा क्यों लगता था कि मुद्रण संस्कृति निरंकुशवाद का अंत और ज्ञानोदय होगा। तो देखिए, ऐसा क्यों लगता था 18वीं सदी में कि यूरोप के कुछ लोगों को क्या लगता था कि मुद्रण संस्कृति क्या होगा, निरंकुशवाद का अंत करेगी और ज्ञानोदय होगा। चलिए देखते हैं क्यों। तो 18वीं सदी के यूरोप में निम्नलिखित कारणों से कुछ लोगों को यह लगने लगा कि मुद्रण संस्कृति से निरंकुशवाद का अंत और ज्ञानोदय होगा। कैसे, देखिए, 18वीं सदी के मध्य तक यह आम विश्वास बन चुका था कि किताबों के द्वारा ही प्रगति व ज्ञानोदय होता है। क्या बन गया था, ये आम विश्वास बन गया था कि किताबों से ही क्या होता है, प्रगति व ज्ञानोदय होता है। ठीक है, लोगों की सोच के पीछे निम्नलिखित कारण थे। पुस्तकों को अधिक छपने तथा सस्ती होने के कारण समाज के हर वर्ग तक पुस्तक पहुंचने लगी। ठीक है, बाजार में नए नए विषयों की पुस्तक आने लगी थी, इससे लोगों के पुस्तकों में रुचि बढ़ने लगी। और आगे देखिए, पुस्तकों में राजशाही और चर्च की आलोचना की जाने लगी थी। राजशाही और चर्च की क्या की जाने लगी थी, आलोचना। यूरोप के ज़्यादातर हिस्सों में साक्षरता भी बढ़ती जा रही थी। यूरोपीय क्षेत्रों में देशों में साक्षरता स्कूल के प्रसार के साथ लोगों में जैसे पढ़ने का जुनून पैदा हो गया। लोगों को किताबें चाहिए ही थी। ठीक है, इसलिए मुद्रक ज़्यादा से ज़्यादा किताबें छापने लगे। ठीक है, देखिए, किताबों का डिमांड बढ़ने लगा था वहाँ पे यूरोप में। मुद्रण संस्कृति के आगमन के बाद आम लोगों भी वैज्ञानिकों तथा दार्शनिक के विचार अधिक रखने लगे, इसलिए वहाँ पे डेवलपमेंट ज़्यादा हो पाया, ज़्यादा लोग वहाँ पे विकास कर पाए, क्योंकि वो पहले ही वहाँ पे लोग क्या हो गए थे, मतलब कि खुल चुके थे किताब के प्रति। क्या वहाँ पे थे कि यूरोप में लोग बहुत पहले से किताब से जुड़ गए, कितना 18वीं सदी में ही, इसलिए वहाँ साक्षरता दर अभी भी आगे है।
ठीक है। आगे देखिए, लोकतंत्र किन परिस्थितियों में सामाजिक विविधता से संभालता है और उनके बीच सामंजस्य पैदा करता है, बैठाता है। किस परिस्थिति में क्या करता है, सामाजिक विविधता से संभालता है और उनके बीच सामंजस्य बैठाता है, वो देखना है। तो विश्व के सभी देश में सामाजिक विभिन्नता सामान्य है, परंतु लोकतंत्र के माध्यम से यह संभव है कि सभी स्थितियों के बीच सामंजस्य बैठाया जा सके। जितनी भी विभिन्नता क्यों ना हो, लेकिन लोकतंत्र में यह संभव है कि सभी स्थितियों के बीच सामंजस्य बैठाया जा सके। कैसे, चलिए देखते हैं। तो देखिए, लोकतंत्र में सभी को समान अधिकार है, जिसमें गरीब अमीर के वोट को समान ही मूल्य दिया जाता है। वही बात है, सभी आर्थिक वर्ग के व्यक्तियों को एक समान अधिकार प्राप्त है, उसमें कोई भेदभाव नहीं है। ठीक है। और आगे देखिए, लोकतंत्र में पुरुष और महिलाओं को बराबर अधिकार दिए गए हैं। पुरुषों के समान ही महिलाओं को भी अपना व्यवसाय चुनने का पूरा अधिकार है। आगे देखिए, लोकतंत्र में अल्पसंख्यकों तथा बहुसंख्यकों का समान महत्व दिया गया है। दोनों ही एक दूसरे की भावनाओं का आदर व सम्मान करते हैं। सामाजिक समूहों के टकरावों को पूरी तरह से समाप्त नहीं किया जा सकता, परंतु लोकतंत्र के माध्यम से सभी में सामंजस्य स्थापित किया जा सकता है। आखिर पूरी तरह से समाप्त नहीं हो सकता है, लेकिन इनके समूहों के बीच का टकराव लोकतंत्र के माध्यम से ही सामंजस्य स्थापित हो सकता है। आगे देखिए, लोकतंत्र में लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की गई है ताकि सभी लोग अपना धर्म मान सकते हैं। एक अर्थव्यवस्था में, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है 17 नंबर के, एक अर्थव्यवस्था में मुद्रा की भूमिका की विवेचना आप लोग को करना है। तो मुद्रा की भूमिका बहुत बड़ी आप लोग को पता है, तो उसी पर विवेचना करना, अच्छे से लिखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुद्रा पर लिखिए रखिए आता है। तो एक अर्थव्यवस्था में मुद्रा की भूमिका निम्न प्रकार से। मुद्रा क्या करता है, आवश्यकताओं की दोहरे संयोग की समस्या को आसानी से सुलझाती है। दोहरा संयोग मतलब समझे, जैसे कि अगर आपको बकरी चाहिए तो आप पहले क्या होता था कि जिसको बकरी चाहिए वो जाता था उसके पास जिसके पास बकरी हो और साथ में गाय दे। ठीक है, तो बकरी भी हो और साथ में गाय ले। तो इनके पास बकरी वाला पास क्या करता था कि गाय रहता था, तो गाय वो इसको दे देता था और बकरी चाहिए था तो उससे बकरी ले लेता था। तो दोहरा संयोग होना चाहिए कि आपको गाय चाहिए भी, गाय चाहना भी होगा और आपको बिल्ली मतलब कि क्या बोल रहे थे, बकरी बेचना भी होगा। ठीक है, तो ऐसा दोनों चीज़ होना बहुत मुश्किल हो जाता था कि आपको गाय बकरी तो बेचना है लेकिन गाय आपके पास नहीं रहता था। देने वाला के पास, देने वाला के पास आपके पास बकरी है लेकिन वो गाय लेना चाहता है और आपके पास गाय नहीं है, तो कैसे दीजिएगा। तो ये सब दिक्कत होता था। तो ये दोहरे संयोग की समस्या का समाप्त कर देता है। मुद्रा वस्तु विनिमय की समस्या को दूर कर देता है। ठीक है, और आप लोग पैसे से कोई भी सामान खरीद सकते हैं। आगे देखिए, मुद्रा लेन देन को सुविधाजनक बनाती है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखिए, मुद्रा की सहायता से ही हम किसी वस्तु को खरीद या बेच सकते हैं। मुद्रा की द्वारा व्यापारिक क्रिया सफलतापूर्वक की जाती है। मुद्रा की सहायता से एक स्थान से वस्तुओं को खरीद कर दूसरे स्थानों पर बेच दिया जाता है। ठीक है, बजट निर्माण में भी देखिए क्या होता है, मुद्रा की अहम भूमिका है। कोई बजट कितना बड़ा है, मुद्रा के आधार पर ही उसे मापा जाता है। राष्ट्रीय आय की गणना में मुद्रा की विशेष भूमिका होती है। किसमें, राष्ट्रीय आय की गणना में। ठीक है, कितना राष्ट्रीय आय है उसे मुद्रा से ही देखा जाता है। देश की राष्ट्रीय आय की गणना मुद्रा में की जाती है। देख लीजिए, वही मैंने बताया कि देश की राष्ट्रीय आय गणना मुद्रा में की जाती है, जो देश के निवासियों का जीवन स्तर को दर्शाती है। इस प्रकार किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में मुद्रा की अहम भूमिका होती है। ठीक है, याद रखिएगा। अब आगे देखिए, जल दुर्लभता क्या है, ये भी हर साल रिपीट होता है क्वेश्चन, ये आ सकता है। जल संरक्षण के कैसे किया जा सकता है, जल को संरक्षित कैसे किया जा सकता है, तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से करके जाना। तो देखिए, पानी यद्यपि प्रकृति का असमाप्ति होने वाला उपहार है, मतलब समाप्त कभी नहीं होगा पानी, लेकिन फिर भी असमान वितरण, अत्यधिक मांग और दुरुपयोग के कारण जल स्तर लगातार नीचे जा रहा है तथा जल दुर्लभ होता जा रहा है। पानी की जो पीने के योग्य पानी है उसमें कमी आ रहा है, इसलिए दिक्कत है। पानी तो समुद्र में बहुत पड़ा हुआ है। ठीक है, वो कहना चाह रहे हैं यहाँ पे। पानी की कमी की इस समस्या को जल दुर्लभता कहते हैं, याद रखिएगा। जल के अभाव अथवा जल दुर्लभता के कारण क्या कारण है, चलिए देखते हैं। वर्षा जल को संग्रहित करने की परंपरा विकसित नहीं हुई कि जो वर्षा जल आता है ऊपर से पानी जो पड़ता है उसको ज़मीन में कैसे हम लोग रोक सकें और जल स्तर को बढ़ा सकें, इसके लिए कोई अभी तक परंपरा विकसित नहीं हुई है। जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, वर्षा जल बेकार चला जाता है। क्या हो जाता है, वर्षा जल बेकार चला जाता है। जितना भी पड़ता है पानी वो बह कर वापस समुद्र में चला जाता है। इससे क्या होता है, फ़ायदा नहीं हो पाता। वर्षा जल का मात्र कितना प्रतिशत ही उपयोग में हम लोग ला पाते हैं, 8.5% देख लीजिए। लेकिन यही बढ़ा के अगर 15% कर दिया जाए तो कितना फ़ायदेमंद होगा। आगे देखिए, जनसंख्या में भारी वृद्धि जल के अभाव का एक महत्वपूर्ण कारण बन गई है। जल का दुरुपयोग भी जल की दुर्लभता को क्या करता है, जन्म देता है। उपलब्ध जल का यहाँ पे 3 होगा। उपलब्ध जल का बड़ा हिस्सा गंभीर रूप से प्रदूषित हो जाता है अर्थात उपयोग में लाने योग्य नहीं है। तो प्रदूषण भी क्या होता है, जल को कम कर देता है। ठीक है, आगे देखिए, मानचित्र में आपको जो प्रदर्शित है खनिज उत्पादक केंद्र एवं पतन के नाम का मिलान करना है। तो ये याद रखिए कि चलिए दिखा देते चित्र में कौन सा क्वेश्चन है। तो देखिए, आप लोगों को जो दर्शाने बोला गया, तो याद रखिए ये फर्स्ट नंबर में क्या है आपका, अजमेर है, राजस्थान है। यहाँ लिख लीजिए अजमेर है
जो कि राजस्थान में स्थित है। तो ये आपका फर्स्ट नंबर भराएगा, राजस्थान यहाँ पे लिख लीजिए। सेकंड नंबर मैं बात तो बता दूँ, देखिए झारखंड है तो यहाँ पे हजारीबाग लिख लीजिएगा, हजारीबाग झारखंड का, और यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दीजिएगा झारखंड, ठीक है, झारखंड। और भी चीज़ मैं दिखा देता हूँ। थर्ड नंबर याद रखिए कि लोह अयस्क क्षेत्र है। लोह अयस्क क्षेत्र कहाँ है? लोह अयस्क क्षेत्र, लोह अयस्क आप लोग लिख लीजिए, ठीक है, सेट 1 का उड़ीसा, उड़ीसा है ये, ठीक है। और फोर्थ नंबर जो ये दिख रहा है ये क्या है? ये विशाखापत्तनम का मतलब कि बंदरगाह है, मतलब पतन है, ठीक है, विशाखापत्तनम, पत्तनम, विशाखापत्तनम एक साथ। और ये कहाँ है? आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश, ठीक है, ये लिख लीजिएगा। और ये लास्ट में जो आपको 5 नंबर दिख रहा है ये आपको मंगलुरु है, कर्नाटक का, मंगलुरु कर्नाटक। तो ये मैंने आप लोग को लगभग सारे क्वेश्चंस करा दिए हैं। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं बता दे रहा हूँ बाकी विषय भी आपको मिल जाएंगे हमारे चैनल में। और आप लोग बोल रहे थे कि चैनल के लिए, तो देख लीजिए, आप लोग को मैं दिखा देता हूँ मॉडल पेपर आपको कहाँ मिलेंगे, तो देख लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ PDF। तो ये देखिए हमारे 2 चैनल है, नवाबर बोर्डाबाद, दोनों चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। 75% से अधिक लाए थे पिछले साल, 1200 से 1500 से ज़्यादा बच्चे, ठीक है। तो देख लीजिए, ये हमारा लिंक है 10th ग्रुप क्लास का, ये 12th क्लास का गलती से दिला गया, 10th का अलग ग्रुप है। चलिए मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। ये देखिए जैक बोर्ड क्लास 10 चैम्प्स, ये आपका जो दिख रहा है मेन ग्रुप नेम देखिए बोर्ड आभा जैक बोर्ड, तो ये वाला नाम सर्च करके जुड़ जाइएगा। और ये 10th वाला जैक बोर्ड क्लास 10 चैम्प्स बोर्ड आभा, ये दोनों नाम है। ये 12th वाला में मत जुड़ना फालतू का, तो ये वाला में जुड़ना है। ये देखिए 10 चैम्प्स ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप नेम है ना क्लास 10th का, तो ये वाला में जुड़ना है। और ये मेन ग्रुप में भी जुड़ जाना है 10th वाला में, ये दोनों में जुड़ जाइएगा आप लोग, ठीक है। और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह का अपडेट के लिए, ठीक है। और बाकी अपडेट भी मिलते रहेगा चैनल में। बाकी चैनल को मैं बताते था कुछ सब्जेक्ट का, मैं और बाकी बता देता हूँ कौन कौन सब्जेक्ट का मैंने डाल दिया है। मैथमेटिक्स का मैंने डाल दिया है, साइंस का भी मैंने डाल दिया है, ठीक है। और आपका इंग्लिश का भी मैंने डाल दिया है, ठीक है। अब संस्कृत का भी डालने जा रहा हूँ, तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। PDF का आप लोग आनंद लीजिए और एग्जाम के टाइम में तैयारी अच्छे से कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई और अपडेट के साथ, कोई और नए सब्जेक्ट के साथ। धन्यवाद।